गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम मिश्रित अर्थव्यवस्था पढ़ रहे थे, जिसका मैं आपको पार्ट 1 बता चुकी हूँ, जिसमें हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है और उसकी क्या विशेषताएं होती हैं ये पढ़ा था। आज का जो हमारा पार्ट 2 है, हम इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था के लाभ और दोष को पढ़ेंगे। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवाद और समाजवाद के दोषों को दूर करने की एक वैकल्पिक प्रणाली के रूप में उदित हुई थी। इस प्रणाली में दोनों गुणों का समावेश होता है, यानी कि समाजवाद के भी कुछ गुण पाए जाते हैं और पूंजीवाद के भी कुछ गुण पाए जाते हैं। ये हम जो इसका फर्स्ट टॉपिक था पार्ट का, उसमें डिटेल में मैं आपको बता चुकी हूँ कि कौन कौन से गुण इसके पूंजीवाद के इस व्यवस्था में होते हैं और कौन कौन से समाजवाद के होते हैं। तो सीधे हम इसके लाभों पर आएंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था के लाभ क्या होते हैं? पहला लाभ है आर्थिक विकास की तीव्र गति इसमें पाई जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस प्रणाली में निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र परस्पर मिलकर काम करते हैं और इसमें सरकार का नियंत्रण भी अच्छा होता है। वो निजी क्षेत्र को भी नियंत्रित कर सकती है, सार्वजनिक क्षेत्र को भी नियंत्रित करती है। तो जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो बहुत अच्छे से हो पाती है। एक इसकी मुख्य विशेषता, क्योंकि इकोनॉमिक प्लानिंग की भी होती है, तो वो बहुत अच्छे से हो पाती है। इस वजह से इसमें रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पाया जाता है। दूसरी है आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण और एकाधिकारी शक्ति पर रोक। ये पूंजीवाद में एक कमी होती है। पूंजीवादी व्यवस्था में आर्थिक शक्तियों का केंद्रीकरण पाया जाता है। जो पूंजीपति वर्ग होते हैं उनके हाथ में सारी शक्तियां आ जाती हैं और मार्केट पर भी एकाधिकारी प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, वो पूरे मार्केट पर कब्जा कर लेते हैं। लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार जो होती है वो निजी क्षेत्र के लिए इस तरह की पॉलिसीज़ बनाती है कि वो सामाजिक कल्याण का जो उद्देश्य है उसके ऊपर जाकर, या उसको एक तरीके से कह सकते हैं कि उसको ध्यान में रखकर उनके लिए पॉलिसीज़ बनाती है ताकि वो इस व्यवस्था को बनाए रख सकें। तो एकाधिकारी प्रवृत्तियों का विकास नहीं होने देती है सरकार। तो इससे ना तो अर्थव्यवस्था में आर्थिक शक्तियों का केंद्रीकरण होता है और ना ही एकाधिकारी शक्ति का विकास हो पाता है। तीसरा है स्वतंत्रता और प्रेरणा की उपस्थिति। मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों के लिए स्वतंत्रता और प्रेरणा उपस्थित होती है, उत्पादक के लिए भी और उपभोक्ता के लिए भी। उत्पादक के लिए किस संदर्भ में होती है? क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो पूंजीवाद के गुण पाए जाते हैं उनमें व्यक्तिगत लाभ और उनके पूंजी के स्वामित्व का जो अधिकार होता है वो बना रहता है। तो उत्पादकों के लिए प्रेरणा होती है, क्योंकि वो अपनी पूंजी से अपना लाभ कमा सकते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने की, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार से उपभोक्ताओं को भी स्वतंत्रता होती है, चॉइस का उनको अधिकार होता है। तो दोनों व्यवस्थाओं में दोनों की स्वतंत्रता होती है, उत्पादक की भी होती है और उपभोक्ता के लिए भी प्रेरणाएं उपस्थित होती हैं। चौथा है इससे सामाजिक कल्याण में वृद्धि होती है, क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का नियंत्रण सरकार द्वारा किया जाता है और सरकार जो होती है वो सामाजिक कल्याण के उद्देश्य को हमेशा ध्यान में रखती है और दोनों क्षेत्रों की, निजी क्षेत्र की भी और सार्वजनिक क्षेत्र की नीतियों को इस प्रकार से निर्धारित करती है कि सामाजिक कल्याण की जो वृद्धि है वो उत्तरोत्तर बढ़ती रहे। इससे आर्थिक विषमताओं में कमी आती है। पांचवा पॉइंट है आर्थिक विषमताओं में किस प्रकार से कमी आती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति का अधिकार तो होता है, लेकिन इसके साथ ही सरकार जो सार्वजनिक क्षेत्र है या जो नीचे का तबका है उसके हितों के लिए, उसके कल्याण के लिए हमेशा कार्यरत रहती है और निजी क्षेत्र के आमदनी के ऊपर टैक्स लगा करके उससे जो पैसा इकट्ठा होता है उसको निम्न तबके के कल्याण के लिए इस्तेमाल करती है। तो इससे आर्थिक विषमताओं में, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वितरणात्मक न्याय को सुनिश्चित करती है सरकार इस व्यवस्था में, इसीलिए इसमें आर्थिक विषमताएं कम हो जाती हैं। इसमें औद्योगिक शांति और सामाजिक सुरक्षा बनी रहती है। पूंजीवाद में ये भी एक कमी होती है, क्योंकि पूंजीवाद में सब कुछ मार्केट से चलता है और पूंजीपति वर्ग के अनुसार चलता है, इसीलिए उसमें श्रमिकों का शोषण बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र सरकार के नियंत्रण में होता है, इसीलिए सरकार श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखकर अनेक प्रकार के कानून बनाती है जिससे कि उनका शोषण ना हो। इसके अलावा सरकार उनकी सामाजिक सुरक्षा को भी ध्यान में रखती है। जब हमने इसका फर्स्ट पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि सरकार विभिन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षाएं, जैसे बीमा से संबंधित हों या जो उनके
दुर्घटना से संबंधित हों, उनके बारे में उनको काफ़ी सुरक्षा प्रदान करती है। तो इससे औद्योगिक शांति बनी रहती है। श्रमिकों का शोषण नहीं होगा तो श्रमिक जो हैं वो आराम से अपना काम करेंगे, तो औद्योगिक शांति बनी रहेगी। फिर है मानव संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग, क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था का आधार आर्थिक नियोजन होता है और इसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उत्पादन की उस पद्धति को चुना जाए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मानव पूंजी का उपयोग किया जाए। पूंजीवाद में क्या होता है कि पूंजीवाद में ज़्यादा से ज़्यादा, हमने पढ़ा था, मशीनों पर ध्यान दिया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा मशीनीकरण कर दिया जाता है ताकि प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो सके। तो उससे श्रमिकों के हितों को चोट पहुंचती है, उनको रोज़गार नहीं मिल पाता है। लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्योंकि सरकार नियंत्रित करती है, तो सरकार ये ध्यान में रखती है कि उत्पादन के ऐसे तरीकों को अपनाया जाए ताकि जो श्रमिक हैं उनका अहित ना हो, उन मानव को उसकी दक्षता, योग्यता में सुधार, शिक्षा में सुधार किया जा सके और उनको प्रशिक्षित करके उन मानव संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग किया जा सके। ये जो मिश्रित अर्थव्यवस्था थी उसके ये लाभ थे। अब हम पढ़ेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था के दोष क्या होते हैं। तो सबसे पहला दोष इसका ये है कि ये व्यवहारिकता में बहुत निर्बल प्रणाली होती है। हमने जो अब तक इसके लाभ पढ़े हैं वो सैद्धांतिक रूप से हैं। ऐसा माना गया है कि अगर कोई मिश्रित अर्थव्यवस्था को बहुत सटीक तरीके से लागू करे तो उससे ये लाभ होंगे। लेकिन कमी क्या हो जाती है, इतने सटीक तरीके से कोई भी इस व्यवस्था को लागू नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि इसमें दोनों क्षेत्र होते हैं, निजी क्षेत्र भी और सार्वजनिक क्षेत्र भी। अब दिक्कत क्या है कि दोनों एकदम परस्पर विरोधी वो रखते हैं, मतलब एक दूसरे से विपरीत इनकी पद्धति होती है काम करने की। जो निजी क्षेत्र होता है वो पूरी तरह से जो निजी लाभ है उस पर फोकस होता है और सार्वजनिक क्षेत्र जो होता है वो हमेशा सामाजिक कल्याण पर फोकस होता है। अगर हम निजी क्षेत्र को नियंत्रित करते हैं कि आप सामाजिक कल्याण करिए, तो हम एक तरीके से उनकी स्वतंत्रता का हनन करते हैं। और अगर हम सार्वजनिक क्षेत्र को ये कहते हैं कि आप लाभ कमाने पर फोकस करिए, तो फिर जिस उद्देश्य के लिए उसका गठन किया गया है, उसको लाया गया है, वो उसमें पूरी तरह से डिवोटी होकर काम नहीं कर पाता है। तो ये एक तरीके से व्यवहारिक रूप से ये बहुत निर्बल प्रणाली होती है। दूसरा, इसमें जो प्राइस सिस्टम होता है वो पूंजीवाद की तरह मार्केट बेस्ड भी नहीं होता और समाजवाद की तरह पूरी तरह अनुपस्थित भी नहीं होता है। तो इससे क्या होता है कि अर्थव्यवस्था के कुशल संचालन में बाधा आती है। सरकार कुछ चीज़ों की कीमतें निर्धारित कर देती है, कुछ की नहीं करती है। जिनकी निर्धारित कर देती है उनकी भी डिमांड और सप्लाई के एकदम अकॉर्डिंग नहीं होती है। तो इसमें जो प्राइस सिस्टम है वो ठीक ढंग से काम कभी नहीं कर पाता है। दूसरा है, इसमें राष्ट्रीयकरण का भय हमेशा बना रहता है निजी क्षेत्र को। तो उससे वो बहुत ज़्यादा अपने व्यापार को बढ़ाने में और बहुत ज़्यादा जो विनियोग होता है, जो निवेश करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा रुचि नहीं लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर बहुत ज़्यादा उनका सिस्टम डेवलप हो गया तो सरकार फाइनली उसको नेशनलाइज कर देगी। क्योंकि इस व्यवस्था में जो सरकार का उद्देश्य होता है वो पूरी तरह से सामाजिक कल्याण पर फोकस होता है। उसके बाद आता है इंस्टेबिलिटी। ये क्यों होती है? क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में जितनी भी नीतियाँ होती हैं वो सरकार के द्वारा नियंत्रित होती हैं और सरकारें कभी स्थायी नहीं होती, समय समय पर बदलती रहती हैं। कोई सरकार आती है, कोई नीति बना देती है, दूसरी सरकार आती है, उस नीति को बदल देती है। तो इस प्रकार की अनस्टेबिलिटी की वजह से अर्थव्यवस्था में भी अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। दूसरा है लाल फीताशाही को बढ़ावा। ये क्यों होगा? क्योंकि हम हर बात में कह रहे हैं कि निजी क्षेत्र भी सरकार नियंत्रित करती है, सार्वजनिक क्षेत्र तो सरकार नियंत्रित करती ही करती है। तो सरकारें अगर किसी व्यवस्था को नियंत्रित करती हैं तो इसका मतलब है उसे ब्यूरोक्रेसी नियंत्रित करती है, और जहाँ ब्यूरोक्रेसी आ जाती है वहाँ पर अपने आप रेड टेपिज्म बढ़ जाता है, क्योंकि उनका काम करने का तरीका ही ये होता है। उनका कोई सेल्फ इंटरेस्ट तो होता नहीं है, तो वो हर चीज़ में बहुत धीरे में तरीके से काम करते हैं। बहुत ज़्यादा कानूनों पर, जो कानून होते हैं उनके एकदम छोटे छोटे माइनर पॉइंट्स पर भी फोकस करते हैं। तो बहुत लंबा जो प्रोसीजर होता है वो हो जाता है, और इससे जो लाल फीताशाही है उसको बढ़ावा मिलता है। लास्ट पॉइंट है इसका, लोकतंत्र को खतरा। वैसे ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल नहीं है, लेकिन इसमें यह है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्योंकि सरकारी नियमन पाया जाता है और सरकार का जो मुख्य उद्देश्य होता है
वो हमेशा सामाजिक कल्याण को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना होता है। तो इस बात का हमेशा खतरा बना रहता है कि सरकार कभी भी निजी क्षेत्र को पूरी तरह से ख़त्म कर सकती है। वैसे ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं है और होने के कोई चांसेस भी नहीं हैं, क्योंकि सरकारें निजी क्षेत्र को काफ़ी सिक्योरिटी के साथ देती हैं। उसके साथ ही न्याय व्यवस्था भी हमारे यहाँ उपलब्ध है, तो ऐसी कोई स्थिति कभी आएगी नहीं। लेकिन ऐसा संदेह प्रकट किया जाता है कि शायद कभी ऐसा भी हो सकता है, तो इससे लोकतंत्र को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। तो हमने जब आप इसके गुण दोष पढ़ेंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इसका मूल्यांकन कीजिए, तो आपको मूल्यांकन में क्या लिखना है? दोष लिखने के बाद आपको मूल्यांकन में लिखना है कि अगर हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के दोषों का विश्लेषण करेंगे तो हम ये पाएंगे कि ये जो दोष हैं वो मिश्रित अर्थव्यवस्था के नहीं हैं, बल्कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीतियों को ठीक प्रकार से क्रियान्वित ना किए जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। तो यदि हम इन दोषों का निराकरण कर दें और मिश्रित अर्थव्यवस्था को सटीक तरीके से लागू कर पाएँ, सतर्कतापूर्वक नीतियों का क्रियान्वयन कर पाएँ, तो इसमें दोनों ही जो क्षेत्र हैं उनमें बहुत अच्छा सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है, जिससे कि आर्थिक विकास दर में तेज़ी से वृद्धि की जा सकती है। ये आप इसके जो लास्ट के 2 पैराग्राफ हैं, ये आप इसके मूल्यांकन में लिखेंगे। और गुण दोष या लाभ हानि आपसे पूछे जाएं तो ये पॉइंट मैं आपको बता चुकी हूँ। ये आपका आज का मिश्रित अर्थव्यवस्था का पार्ट 2 पूरा होता है। थैंक यू सो मच।